अच्छा जी, कल हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 57 तक, 58 टू 68। ये 10 चैप्टर जो है ना, ये है डॉम पे। w3schools.com से हम देखते हैं डॉम क्या होता है। डॉम, ओके जी, आवाज आ रही है? जी जी, ये आवाज आ रही है? हाँ जी, ज़्यादा भाई आवाज आ रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि 58 टू 68 जो है ना, वो डॉम है, तो उसी पे हम आ रहे हैं अभी। ओके, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसका बस इंट्रोडक्शन करते हैं। ये कह लें कि जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारी चीज़ें आपकी इस डॉम में कवर हो रही होती हैं। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कंप्लीट HTML और CSS को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह क्रिएट करने से आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को या उसकी स्टाइलिंग को आप अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह कलर चेंज कर दिया, उसको डिस्प्ले नन कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये सारी चीज़ें आप लोग अपडेट कर सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, और आप उसको रीड भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप उसको देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, तो आप उसको रीड कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनको ये क्लास मिली हुई है। ठीक है, या कितने एलिमेंट्स हैं जिसका टैग नेम p है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फिर रीड कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इसको बस गो थ्रू करते हैं। बाकी मेन जो हमारी चीज़ होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट ही है, जो कि आप लोग का लास्ट डाटा टाइप आप लोग की होगी इस टाइम। JavaScript is the world's most popular programming language. JavaScript is the programming language of the web. JavaScript is easy to learn. पक्की बात है? Okay. My first JavaScript, JS default, click me to display date and time. तो बदल ये सारी चीज़ें आप लोग की जो इंट्रोडक्शन की थी पहली क्लास वाली, डॉम में आते हैं। डॉम इंट्रो, JavaScript HTML, DOM. HTML stands for Hypertext Markup Language और DOM stands for Document Object Model। अच्छा, जैसे ही आप लोग HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट की मदद से, जिस भी HTML के साथ आप लोग लिंक करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस पूरे डॉक्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो HTML की फाइल जो होती है वो जावास्क्रिप्ट के लिए ऑब्जेक्ट होती है, डॉक्यूमेंट होती है एक। हम HTML की फर्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। डॉक स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो क्या है, HTML है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो उस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, खुद के लिए बस। ठीक है, अब ये देखें, ये आपकी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर उसको एक रूट एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट कौन सा है वो, HTML के अंदर आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, हेड और बॉडी। ठीक है, HTML के अंदर आपके पास हेड और एक आपके पास बॉडी। हेड के अंदर देखें आपके पास एक एलिमेंट क्या होता है, टाइटल, और उस टाइटल के अंदर टेक्स्ट क्या है आपके पास, माई टाइटल, यानी कि टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह बॉडी के अंदर एक आपने H1 ले लिया और एक आपने एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग में आपने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया href, और उसमें टेक्स्ट आपने क्या लिख दिया, माई लिंक, और उसी तरह H1 के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है माई हेडर। तो किसी भी एलिमेंट को गेट करने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट के बाद फिर आप लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है। ठीक है, जो भी आप लोग लिखना चाहें। JavaScript can change all the HTML elements in the page. JavaScript can change all the HTML attributes in the page. JavaScript can change all the CSS styles in the page.
JavaScript can remove existing HTML elements and attributes. JavaScript can add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events in the page, or JavaScript can create new HTML events in the page. What is the HTML DOM? The HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. It defines the HTML elements as objects, the properties of all HTML elements, the methods to access all HTML elements, the events for all HTML elements. In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add और delete HTML elements. ठीक है, तो ये आपका CRUD जो ऑपरेशन होता है, CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो ये देखें, ऐड का मतलब है क्रिएट हो गया, चेंज का मतलब अपडेट, रीड का मतलब गेट और डिलीट आपका डिलीट ही होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आप लोगों की बैकएंड में भी इस्तेमाल हो रही होंगी। ठीक है, क्रिएट आपका ऐड हो रहा होता है, रीड आपका गेट हो रहा होता है, अपडेट आपका इसमें चेंज लिखा हुआ है, वरना बैकएंड में वो आपका पैच और पुट इस्तेमाल हो रहा होता है, और डिलीट आपका हर जगह डिलीट ही यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, फायरबेस में भी यही होगा, और आप लोगों का नोड.जेएस, मोंगोडीबी वगैरह में भी यही चीज़ होती है। ओके, इसमें मैं बस आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह। ओके, जैसे ही आप लोग की जावास्क्रिप्ट की फाइल आई, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये HTML की फाइल है। ठीक है, ये वो वाली फाइल है जहां पर आपने इस फाइल को लिंक किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ये नेम वो जो नेम एट्रीब्यूट आप लोग पास करते हैं। ठीक है, फॉर्म में जो आप लोग इनपुट एलिमेंट्स में, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम NS। NS का मुझे खुद भी नहीं पता, बहरहाल कभी यूज़ भी नहीं किया। एनीहो, गेट रूट नोड और गेट सिलेक्शन, बहरहाल सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो गेट एलिमेंट बाय ID ही होता है। ID, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर उसकी ID पास कर दी। अब इतने कोड की मदद से ये एलिमेंट आपके पास रीड हो चुका है। ठीक है, ये गेट हो चुका है। डॉट की मदद से आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो उसका टेक्स्ट मॉडिफाई हो रहा है, ये उसकी स्टाइलिंग मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, मॉडिफाई करना मॉडिफाई करें, ऐड करना ऐड करें। उसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट है। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट क्रिएट कौन सा करना है, अब ये देखिए, जैसे मैंने कोटेशन मार्क ऐड किए, VS कोड ने सारे एलिमेंट्स के नेम दे दिए आपको। आप एंकर टैग यूज़ करना चाहते हैं तो एंकर टैग ये अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। लेट सपोज आपने ID कह दिया मेन। ठीक है, डॉट अपेंड। अपेंड से क्या होता है, अब ये जो आपने एलिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट क्रिएट किया है, अभी आपको ये नहीं पता कि ये एलिमेंट क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन कहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट में क्रिएट तो किया है, लेकिन आपको ये तो नहीं ना पता किस एलिमेंट के अंदर है या किस एलिमेंट के साथ है। तो इस वजह से आप एक तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। अब ये जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है ये स्टोर किस में हो गया है, A में। अब आपने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट किया बाय ID क्या है, मेन। उसमें आपने अपेंड कर दिया। अपेंड क्या किया, इस एंकर टैग एलिमेंट को। ठीक है, अब क्या हुआ, मेन एलिमेंट के अंदर, सॉरी वो वाला एलिमेंट जिसकी ID क्या है, मेन, उस एलिमेंट के अंदर एंकर टैग आपने ऐड कर दिया। ठीक है, उस एलिमेंट के अंदर आपने एंकर टैग को ऐड किया। अब ये सिर्फ एंकर टैग ऐड हुआ है। आप A डॉट इनर टेक्स्ट क्लिक मी मीन्स के उस एंकर टैग के अंदर जो आपने
टेक्स्ट लिखना था वो ये टेक्स्ट आ गया, a.href इक्वल टू, आप जिस भी इस वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो href में एट्रीब्यूट पास हो गया, ठीक है। ए डॉट, अब ये देखें ये ना एंकर टैग के सारे आपके पास वो आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो ए डॉट टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है। तो इस तरीके से आपका ये एंकर टैग कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो कि बज़ाहिर मुश्किल है और ना ही इतना कोई यूज़ किया जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि आप HTML की और जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई एलिमेंट वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, वरना अव्वल होता ये है कि एलिमेंट HTML की मदद से क्रिएट किया गया होता है और उसको डिस्प्ले नन किया होता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से सिर्फ और सिर्फ आप उसको शो कर देते हैं, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाता है। तो अपेंड का मतलब उसके अंदर इंसर्ट करना, ठीक है। नहीं, क्रिएट एलिमेंट तो ये हुआ ना, नहीं, आप इस चीज को डायरेक्ट इस एंकर टैग की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अपेंड का मतलब है इंसर्ट करना। अब आप इंसर्ट क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं और उस एलिमेंट कौन सा है, ए टैग है, एंकर टैग है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका डोम के, यानी कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये जो चीज़ें होती हैं। बहरहाल इतना कोई इस पर ख़ास तवज्जो देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर केस है कि आप लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। बिलाल भाई आए हैं? हाँ जी बिलाल भाई। सिर्फ बिलाल भाई बताएंगे। डीएस की डाटा टाइप्स कितनी होती हैं, टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। वरना एक्चुअल में डाटा टाइप्स जो हैं कुछ और भी हैं, जिस तरह बिग इंटीजर, ठीक है, एक्चुअल में डाटा टाइप हो जाती है बिग इंटीजर भी है इसमें है, जो कि हमने नहीं पढ़ी और फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एनीहो जी, जो हमने पढ़ी वो बताएं। ऑब्जेक्ट, एरे, अनडिफाइंड, नल, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? बिलाल भाई को बताने दें। स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग का ऑपोजिट कौन सा होता है? स्ट्रिंग तो आपके अल्फाबेट्स हो गए ना, स्ट्रिंग तो अल्फाबेट्स हो गए, नंबर, और बूलियन, कितने हो गए? एक रह गया। शाबाश शाबाश, सिर्फ एक। शुरू से आके अब तक हम देखते आ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आपने उसको देखा है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। टोटल 8 डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, अनडिफाइंड, नल और आपके पास ये फंक्शन। हम एरे को पढ़ चुके हैं और उसके मेथड्स भी पढ़ चुके हैं, अनडिफाइंड भी पढ़ लिया है, नल भी पढ़ लिया है, स्ट्रिंग और उसके मेथड्स भी पढ़ लिए, नंबर और उसके मेथड्स भी पढ़ लिए, बूलियन भी पढ़ लिया, ट्रू और फॉल्स होता है, और फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअल में? ओके, शो इमेज, हम इस बटन पे क्लिक करते हैं और आपके पास देखें ये क्या आ गया, होस्टिंग प्लान्स है। ये बूटस्ट्रैप का एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर ये इमेज लगाई हुई है, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप
देखें बूटस्ट्रैप में मॉडल और ये मॉडल है आपका, ठीक है। इस बटन पे क्लिक किया तो आपके पास ये मॉडल शो हो गया। मॉडल का टाइटल, क्लोज बटन, ये बटन, इसमें दरमियान में टेक्स्ट लिखा हुआ है। हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने इमेज लगाई है, ठीक है। कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म भी बनते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये जो आपका, ये देखें, ये मॉडल आपका, ये बटन है और ये मॉडल आपका है। इस मॉडल में ये देखें मॉडल बॉडी आ रहा है, ठीक है, मॉडल बॉडी। इस मॉडल बॉडी के अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे, जाते किधर, ओके, मॉडल बॉडी, इस बॉडी के अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे, फॉर्म बनाना चाहते हैं फॉर्म बनाएं, इमेज लगाना चाहते हैं, कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो भी, ओके। होस्टिंग प्लान एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है किसी एक एलिमेंट का ही कंप्लीट डाटा, फॉर एग्जांपल यूजर का डाटा, लेट यूजर फर्स्ट नेम इक्वल टू Zen, let user last name equal to Ali, let user city equal to Faisalabad, let user country equal to Pakistan, let user age equal to 20, ठीक है। अब देखें किसी एक यूज़र का डाटा लिखने के लिए आप बार बार ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का लास्ट नेम, यूज़र सिटी, यूज़र एज, यूज़र कंट्री, तो बजाय इन सब चीज़ों के हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिर्फ लेट यूज़र इक्वल टू, मैंने कोटेशन मार्क लिख दिया, डाटा टाइप क्या बन गई, स्ट्रिंग, मैंने 1 लिख दिया, अब नंबर, अब स्ट्रिंग, अब अनडिफाइंड, ठीक है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की उसकी, तो ये अनडिफाइंड है। इक्वल टू नल, अब नल है, ठीक है। अब फंक्शन बन गया, अब ये भी फंक्शन, अब ये एरे बन गया। तो ये टोटल आपकी 7 डाटा टाइप होगी। ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब आप लोगों ने लिखना है सिर्फ फर्स्ट नेम कॉलन जैन। अब इस यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, जैन, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी, ठीक है। इस यूजर ऑब्जेक्ट की ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नेम और ये वैल्यू है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो फिर आप यूज करेंगे कोमा। अब इस कोमा के बाद आप लोग लास्ट नेम अली, फिर कोमा सिटी, कंट्री, और आपके पास जी ऑब्जेक्ट के अंदर कीज नहीं होती, इसी को कीज भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी को ही कीज कहा जाता है लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। देखें इसमें भी बता रहा आपको कि प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। एज आपके पास है। अब ये देखें, अब जब आप यूजर को कंसोल करेंगे, आपके पास
यूजर, यूजर की डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये देखिए कंप्लीट डाटा है उसका, एज, सिटी, कंट्री, फर्स्ट नेम और ये लास्ट है। तो इस तरीके से आपके पास अब कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू डाटा टाइप क्या होगी इसकी, प्रॉपर्टी नेम जो वेरिएबल नेम है उससे देख के बताइए इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। जी मतीन भाई, जी एरर नहीं, वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम क्या चीज है, यूजर्स है। जब यूजर्स आ गया तो इसकी डाटा टाइप क्या हो सकती है, आप एरे होगी ना, ये प्लूरल में आ गया ना, देखें वर्ड आपका प्लूरल में आ गया, तो जैसे प्लूरल में आया आपको वैसे ही समझ आनी चाहिए कि अब ये एरे बनने वाली है। ठीक है, ये शायद शुरू में बताया था कि वेरिएबल नेम से ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आगे इसकी डाटा टाइप क्या बन रही होगी। ठीक है, जिस तरह नेम हो गया, सिटी हो गया, ये आपके पास स्ट्रिंग हो रहा होगा। अगर वर्ड आ जाता है इज शुरू में इज आ जाता है तो फिर डाटा टाइप क्या बन रही होगी, बूलियन होगी। ठीक है, इसका मतलब अब वो सिर्फ पूछ रहा है कि ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट इजी ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, ओके यूजर्स, अब इसको बंद कर दें ताकि एरर ना आए, क्योंकि नीचे यूजर्स डिफाइन है। यूजर्स वन में क्या करो, पुश कर दो। पुश हमने क्या करना है, यूजर को पुश कर देना है। तो इस तरीके से अब आपके पास ये एक यूजर ऑब्जेक्ट। अब यूजर्स वन की जो एरे बनी हुई है वो एक एरे है और एरे के अंदर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। ये चीज इस तरह डेटाबेस में स्टोर होती है। एक्चुअल में अब जो आपके पास डेटाबेस में डाटा जो स्टोर हुआ करेगा वो इस तरह हुआ करेगा, कलेक्शन बनती है। ठीक है, एक्चुअल में कलेक्शन जो होती है आप ये समझे कि ये यूजर जो है ये कलेक्शन नेम है। ठीक है, एक डेटाबेस होती है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन नेम्स होते हैं। जिस तरह यूजर्स ये कलेक्शन नेम, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आपके पास क्या हो सकता है, टेस्टिमोनियल्स जिसमें वो आपके रिव्यूज वगैरह होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं। तो ये जो कलेक्शन नेम है ये आपकी एक्चुअल में एरे होती है और उस एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास एक ये यूजर एक आ गया, इसी तरह यूजर वन। तो अब देखें आपके पास यूजर्स में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दो। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, डाटा सेम है, हमने क्योंकि चेंज नहीं किया। जी क्लियर है इतना, कोई सवाल हो एनीवन? ऑब्जेक्ट की सूरत में, ऑब्जेक्ट की सूरत बाद में हम पुश करते हैं, हम पुश करते रहते हैं। ठीक है, पुश करते रहते हैं। ओके, यूजर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये एक आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट आपका बनता है कर्ली ब्रेसिस से। फर्स्ट नेम आपका ये प्रॉपर्टी नेम के बाद कॉलन और कॉलन के बाद आपकी वैल्यू आती है। वैल्यू की डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और आपके पास एरे। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह आपके पास लोकेशन। ठीक है, लोकेशन अब आपकी डाटा टाइप क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर लैटिट्यूड जो भी आपका बन रहा होगा और आपका लॉन्गिट्यूड। तो
ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह भी आ रहा होता है सर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करनी है जी। इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए CLO आपके पास यूज़र की मदद से सिर्फ यूज़र आ रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट में दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। तो आपके पास देखिए सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। लास्ट नेम करेंगे तो लास्ट नेम आ जाएगा, सिटी करेंगे तो सिटी आ गया आपके पास। उसी तरीके से अब अगर आप इसको लोकेशन करेंगे तो आपके पास लोकेशन ऑब्जेक्ट ही आएगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस लोकेशन के अंदर से आपने लैटिट्यूड को निकालना है या लॉन्गिट्यूड को निकालना है, ठीक है। लैटिट्यूड को निकालेंगे तो आपके पास लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका है आपके पास है एरे वाला। इसमें इंडेक्स नहीं, इसमें प्रॉपर्टी नेम भी पास करते हैं लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाता है, ठीक है। यूजर स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब आप स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी नेम पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम, अब देखें आपके पास नीचे ये फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोकेशन ऐड करें तो आपके पास लोकेशन, अब यहाँ पर आप बेशक डॉट लगा दें, लैटिट्यूड आ गया आपके पास, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आप दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट पास करके लॉन्गिट्यूड, ये इस तरह आप दो तरीकों से इसको कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ही यूज़ हो रहे होते हैं प्रोफेशनल। जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे, लॉजिक जब आपकी काफ़ी ज़्यादा बन रही होंगी तो सम टाइम होता है कि आप वेरिएबल की सूरत में प्रॉपर्टी नेम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरिएबल की सूरत में प्रॉपर्टी नेम पास कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, आपके पास एक इनपुट फील्ड है। आप यूजर से पूछते हैं कि आपने कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। लेट प्रॉपर्टी नेम, ओके। मैं वेबसाइट में पूछा गया कि प्रॉपर्टी नेम बताओ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेम बताएं, क्या वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं जी उस्मान भाई? लास्ट नेम। उस्मान भाई ने बोला कि लास्ट नेम। अब ये जो डाटा है ये आप यूजर ने पुट किया है, एंटर किया है, ठीक है। यूजर डॉट प्रॉपर्टी नेम में अगर कहूँ, ठीक है, यूजर डॉट प्रॉपर्टी नेम, क्या यूजर में कोई प्रॉपर्टी नेम की प्रॉपर्टी है? नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। ये अनडिफाइंड मिला, ठीक है। ये क्या चेक कर रहा है इस टाइम कि यूजर के अंदर कोई प्रॉपर्टी जिसके नेम भी प्रॉपर्टी नेम है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे वेरिएबल नेम से? हो रहे हैं। इसको फिर हम क्या कहते हैं? आस्क्ड फ्रॉम यूजर, ठीक है। इससे ना कंफ्यूज होइएगा। ओके, यूजर के अंदर फर्स्ट नेम है, यूजर के अंदर लास्ट नेम है, सिटी है, कंट्री है, एज है और लोकेशन है। यूजर के अंदर आस्क्ड फ्रॉम यूजर नहीं है, ठीक है। ये इस टाइम देख रहा है कि यूजर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू आस्क्ड फ्रॉम, जिसका नेम आस्क्ड फ्रॉम यूजर है, तो नहीं ऐसा, ठीक है। यूजर के अंदर क्या क्या ये देखें, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, एज और लोकेशन है। आस्क्ड फ्रॉम यूजर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आस्क्ड फ्रॉम यूजर एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है? लास्ट नेम। एक्चुअल में आप लोग ये समझ रहे हैं कि यूजर डॉट लास्ट नेम आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यूजर डॉट लास्ट नेम, ये तो आपने हार्ड कोड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू की मदद से डाटा गेट हो तो फिर आपके पास सेकंड मेथड आएगा यहाँ पे, आस्क फ्रॉम यूजर। क्योंकि अब ये आस्क फ्रॉम यूजर जो है एक्चुअल में ये लास्ट नेम है, ठीक है। ये चीज है।
वो फिर आप डॉट की मदद से यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं तो अब ये प्रॉपर्टी नेम है। लेकिन अगर आपने इसको एज अ वेरिएबल पास किया तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो आपके पास आ रही होगी। ठीक है, अब अगर आप आस्क फ्रॉम यूजर करें तो ये देखें आपके पास अली आ रहा है जी। जी ये आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, जरा भी बंद करें माइक। ओके, हाँ जी, ये वही चीज़ है ना कि यूज़र ने जो भी डाटा पास किया या जो भी वैल्यू को एंटर किया, अब उस वैल्यू के अगेंस्ट ये आप वैल्यू को गेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से। अब ये देखें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम स्टोर किस में हो गया, आस्क फ्रॉम यूज़र में। तो यूज़र स्क्वेयर ब्रैकेट्स हमने पे क्या पास कर दिया, आस्क फ्रॉम यूज़र। तो अब आपके पास ये फर्स्ट नेम आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिटी कर दें तो अब आपके पास ये सिटी। ठीक है, अगर आप लोकेशन कर दें तो लोकेशन आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते, इसका क्या मतलब था कि यूजर के अंदर से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करो, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये हमें लगी है। ओके, इसके अलावा कल हमने एक चीज पढ़ी थी, दिस का क्या मतलब होता है, वो खुद का ही एलिमेंट है, क्योंकि हम कल इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो जब इनलाइन जावास्क्रिप्ट ने एचटीएमएल में लिखा तो दिस का मतलब होता है कि वो खुद एलिमेंट है। इस ऑब्जेक्ट में भी दिस आ रहा होता है, तो इसमें दिस का मतलब है कि ये खुद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी देखें आपके पास इसमें फुल नेम नहीं है, ऐसे ही है। तो फुल नेम के लिए आपके पास फुल नेम, एक तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, जैन अली, क्या इस तरह लिखें। और अब अगर आप फर्स्ट नेम चेंज करते हैं, आप इसको करते हैं जैद, तो आपको नीचे भी जाके जैद करना पड़ेगा, ऐसे ही है। इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर जो तरीका वो ये होता है कि आप क्या करें, एक बनाएं फंक्शन, और इस फंक्शन में आप करें वैल्यू को रिटर्न। अब इस फंक्शन में आपको दिस मिलेगा, दिस डॉट, ये देखें दिस डॉट क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। सेव किया तो अब ये देखें आपके पास फुल नेम आ रहा है। ओके, फुल नेम रिटर्न, अगर आप इसको चेक करें, ओके, फुल नेम को गेट करने के लिए आपको यूजर डॉट फुल नेम और आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अब आपके पास वो वैल्यू आ रही होगी, ये देखें यूजर्स फुल नेम। ठीक है, यूजर डॉट फुल नेम और हमने फंक्शन उसके में। अच्छा, अब एक और चीज, बाय डिफॉल्ट आप लोग जब फंक्शन लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बगैर तो वो फंक्शन ही कहलाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है। स्ट्रिंग और एरे और नंबर मेथड्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा,
मेथड कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो मेथड कहलाता है। ठीक है, ये बस कुछ वर्ड मतलब कह लेंगे कंफ्यूज तो नहीं करते खैर से, लेकिन बहरहाल जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई है या जब भी बनी है तो इनके नेमिंग कुछ इस तरह लिखे हुए हैं, तो इस तरह समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो आपके मेथड कहलाते हैं। अब ये फुल नेम जो ये एक्चुअल में मेथड है इसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यूजर डॉट फुल नेम जब आप फुल नेम को करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जैन इस तरह। क्लियर है ये? कोई सवाल हो? एनीवन? इसको देखने में शायद थोड़ा सा किसी चीज़ की समझ ना लगे तो पूछ लें। अगर फुल नेम को ये यूजर के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखें तो ये डिस्प्ले कर देगा सारी प्रॉपर्टीज में इसका। दोबारा बोलिएगा। मतलब वो फुल नेम को हमने अलग से फुल नेम के साथ ऐड किया फंक्शन पूरा, अगर हम उसको उसकी जो ऑब्जेक्ट की वो जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर लिखें तो वो साथ ही डिस्प्ले कर देगा बाकी प्रॉपर्टीज के। इस तरह कह रहे हैं? जैसे सर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके अंदर फुल नेम आता है। फुल नेम आ रहा है लेकिन वो फंक्शन है कि ना, वो आ तो रहा है लेकिन ये फंक्शन है। फंक्शन का नेम क्या है ये, तो आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास। दोबारा बताइएगा क्या करना है? फंक्शन एक वेरिएबल में उसके अंदर फंक्शन स्टोर करना है। ओके, लेट abc इक्वल टू फुल नेम का जो फंक्शन है उसमें स्टोर करना है। फुल नेम का फंक्शन आया था वो इस वेरिएबल में स्टोर करना है। इस वेरिएबल में स्टोर कर दें यूजर डॉट फुल नेम। इस तरह फंक्शन इसके अंदर बनाए फिर बाद में जो ये वेरिएबल है उसको आप ऊपर जाके डिफाइन कर दें। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वैल्यू आ जाएगी आपके पास है। बहरहाल वो करने की ज़रूरत नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। करने को कर सकते हैं लेकिन बेस्ट वे यही है। ठीक है, आप बजाय इसके कि बाहर एक और फंक्शन बनाएं फिर उसमें वैल्यू को स्टोर करवाएं और वैल्यू स्टोर करवाने के बाद दोबारा आप उसी ऑब्जेक्ट में ही पास कर रहे हैं, तो जो ईजी वे है वो फिर यही है। लेकिन हम ये फंक्शन बनाए ना सिर्फ ऐसे ही फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो ऐसे नहीं होगी ये जो फंक्शन फुल नेम बाय हरो। अब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये कह रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट नेम है क्या? अब ये फर्स्ट नेम जो है एक्चुअल में ये कोई वेरिएबल ढूंढ रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम का वेरिएबल तो कोई भी नहीं है, ऐसी है ना। ये तो आपने प्रॉपर्टी नेम दिया, यहाँ पे खुद लिखा है दिस डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो ये दिस डॉट फर्स्ट नेम जो है ये एक्चुअल में अब वैल्यू इसको इस तरह नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी फंक्शन के अंदर। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह लिख नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो हमने अभी लिखा है यूजर डॉट फुल नेम, अब यूजर का जो फुल नेम था वो स्टोर किस में हो चुका है? एबीसी। तो इस तरह ये एबीसी में स्टोर हो सकता है जरूर। हाँ जी, देखें इसको कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, ऑनलाइन में से कोई बोल रहे हैं? और थोड़ी सी आवाज़ आई है। शोर आ रहा है ज़फा भाई, आपके माइक का इशू है। जी बोलें। इसको रहने दें, आप फंक्शन को रहने दें फिलहाल। दिस ऑब्जेक्ट में काम करेगा।
ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है जी उसके अंदर हमने दिस यूज किया जी, तो फिर वो किसको कंसीडर करेगा? दिस डॉट लोकेशन आप करेंगे ना, दिस डॉट लोकेशन कर लिया, फिर दिस डॉट लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, दिस डॉट लोकेशन डॉट लैटिट्यूड आ जाएगा। जी अब आ रही है सब भी बोले। ये फुल नेम इस तरह गेट करेंगे चाहते हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया, डॉट लिख के उसका मेथड लिख दें और उसको कॉल कर दें, तो इससे आपकी वो वैल्यू गेट हो जाएगी। नहीं वही है शिजाते, ये वही है, ये देखा ना, यहाँ पे भी वही किया हमने, यहाँ पे भी वही किया है, बस अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया हमने। जी असद भाई आप कुछ कह रहे थे। जी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यूज़र से पूछेंगे, अब हम उस पर ही आ रहे हैं, अब हम उस पर ही आ रहे हैं, जी जी उस पर ही आ रहे हैं। ओके जी, अब एक्चुअल में अब ये देखें फंक्शन का नेम क्या है, हैंडल सबमिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक हो गया। इस तरह ये आपके फॉर्म बने हुए होते हैं, फर्स्ट नेम हारून, लास्ट नेम इजाज, ईमेल haroon@gmail.com, डेट ऑफ बर्थ जी अरुण भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2003 मई 18 में। ओके जी, जैसे ही ऐड यूज़र करेंगे अ न्यू यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। अब अगर आप शो टेबल करें तो ये देखें सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम हारून, लास्ट नेम इजाज़, ईमेल उनकी आ गई, डेट ऑफ बर्थ और एज क्या बन रही है 21, ठीक है। तो ये एज जो है हमने खुद कैलकुलेट की है डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से खुद एज को कैलकुलेट किया है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और डेट ऑफ बर्थ है, ये वैल्यू गेट कर सकते हैं, करना आता है ना इस तरीके से डॉट वैल्यू से, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी की मदद से आपके पास एलिमेंट गेट हुआ, डॉट वैल्यू की मदद से आपके पास वैल्यू गेट हो जाती है। उसी तरह फर्स्ट नेम की वैल्यू गेट हो गई, लास्ट नेम की हो गई, ईमेल की हो गई और डेट ऑफ बर्थ की हो गई। डॉट वैल्यू यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल का मतलब होता है उसके अंदर का एचटीएमएल कंटेंट है, इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट होता है, इनर एचटीएमएल में आप एचटीएमएल को गेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। नहीं, डॉट वैल्यू यूज होता है इनपुट फील्ड में बस, डॉट वैल्यू इनपुट फील्ड के लिए बस यूज होता है, क्योंकि H1 में देखें कोई एट्रीब्यूट वैल्यू तो नहीं है ना, ठीक है, इनपुट में वैल्यू एट्रीब्यूट है। ओके जी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके जी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अच्छा इसका ना पहले आप ये देखें HTML, ये फॉर्म एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट में एट्रीब्यूट कौन सा यूज हुआ है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट में फंक्शन कौन सा चल रहा है, हैंडल सबमिट। तो अब आपके पास आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग किसी भी फॉर्म पे मोस्टली जब ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, कोई भी हो गया प्लेटफॉर्म, ईमेल और पासवर्ड एंटर किया, आप माउस की मदद से बटन पे क्लिक नहीं करते हैं, आप क्या प्रेस करते हैं,
एंटर। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। जैसे जैन अली, जैन, तो डेट ऑफ बर्थ बस चेंज कर देते हैं ईयर ताकि ओके। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें एक न्यू ऐड हो चुका है, ये आ गया, ठीक हो गया एंटर प्रेस करने पे। तो एंटर जो वर्क करता है वो ये ऑन सबमिट की मदद से करता है, ठीक है, ऑन सबमिट की मदद से। और जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, एक्चुअल में HTML का फॉर्म होता है क्या है कि ये किसी और पेज में डाटा को लेके जा रहा होता है। इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि हमने शुरू में पढ़ा था HTML में, एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट में हम सर्वर का URL पास करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पेज को रिफ्रेश होने से बचाने के लिए, क्या पेज को रिफ्रेश होने से बचाने के लिए हम इस लाइन को ऐड करते हैं, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट है कि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिफॉल्ट जो इवेंट है उसको रोक दो, तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। हमने करना ही नहीं रिफ्रेश, ठीक है। अगर रिफ्रेश हो गया तो डाटा आपका रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका टेम्परेरी है, टेम्परेरी डाटा, तो परमानेंट डाटा नहीं होता है। तो जैसे अब देखें, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सेव किया मैंने, पेज रिफ्रेश हुआ तो डाटा अब कोई भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नेम, ओके, एंटर किया तो ये देखें ये पेज रिफ्रेश हो गया। पेज रिफ्रेश हुआ तो डाटा आपका स्टोर ही नहीं हुआ फिर टेम्परेरी भी। तो शो टेबल करें, देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल। हालांकि अगर आप ओके, अब आप दोबारा देखिएगा मैं ऐड यूजर जैसे ही करूंगा तो ये डाटा भी खत्म हो जाएगा और ये देखिएगा ये आपका पेज जो है रिफ्रेश होगा, ऐड यूजर, तो ये देखें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करता हूँ, ऐड यूजर, तो ये देखिए न्यू यूजर ऐड हो गया और शो टेबल में आपके पास डाटा भी शो हो गया, तो पेज आपका रिफ्रेश नहीं हुआ, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो फिर वो तो खत्म हो गया। अब तुम खुद से ही रिफ्रेश कर रहे हैं जाहिर सी बात, कोई भी फॉर्म जब सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश नहीं होता है। आप लोग फेसबुक का देख लें, चेक कर लीजिएगा, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जैसे ही आप लोग करेंगे तो लॉगिन होने के बाद दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है ना, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट है, कि इसका डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है इवेंट का उसको ये प्रीवेंट कर रहा है, उससे रोक रही है आपको बस, ठीक है। दोबारा लिए यूज़ करते हैं लास्ट में, स्पेशली ये जावास्क्रिप्ट में जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। उसके अलावा भी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ डिफ़ॉल्ट इवेंट्स होते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं, जिसको हम रोकते हैं, तो वहाँ पे भी हम फिर यही यूज़ करते होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद लेट फर्स्ट नेम गेट फील्ड वैल्यू, इस फंक्शन का याद है ना, हमने बनाया हुआ था जो पहले, आईडी पास की, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, जो भी आईडी थी उस आईडी की वैल्यू, उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिटर्न किया, और रिटर्न की मदद से ही आपके पास वैल्यू यहाँ पर आई और वो स्टोर किस में हो गई, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की वैल्यू फर्स्ट नेम में स्टोर हो गई, लास्ट नेम की वैल्यू लास्ट नेम में, ईमेल की वैल्यू ईमेल में, और डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू डेट ऑफ बर्थ में। ये देखिए यहाँ पे जो इनपुट उनकी आईडी है वो यही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ DOB। फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम वेरिएबल किसकी मदद से बनाया है, लेट की मदद से। तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी देखें यूजर, ओके, एक और चीज, हमने फर्स्ट नेम की लेंथ सेट की हुई है कि कम से कम 3 लेंथ होनी चाहिए। अगर आप 3 बार स्पेस ऐड कर दें तो ये 3 लेंथ काउंट हो जाती है, लेकिन यूजर ने नेम तो अपना लिखा ही नहीं, ऐसे ही है। ओके, सम टाइम आता है यूजर ने इस तरह लिखा और काफी सारी स्पेसिंग भी ऐड कर दी दोबारा से, ठीक है, तो ये स्पेस काउंट हो जाती है और ये डेटाबेस में एज अ फिर ये इस तरह ही स्टोर भी होगी।
तो अब इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या बनेगा, लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ उमैर, शुरू की स्पेस भी आएगी काफ़ी सारी, फिर उमैर वर्ड आया, फिर काफ़ी सारी स्पेस आई, और फिर ये अहमद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में बनेगा फुल नेम इस तरह। ठीक है, ये फुल नेम जो है वो आपका इस तरह बनेगा। ये भी आने, ये आने दो, ओके। इस चीज़ से बचने के लिए कि स्टार्ट की स्पेस और एंड की स्पेस जो है, अगर यूज़र गलती से या जानबूझ के भी ऐड करे तो हमने इसको रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है स्ट्रिंग में, ट्रिम मेथड। ठीक है, ट्रिम मेथड होता है। ट्रिम मेथड क्या करता है, स्टार्ट की स्पेस और एंड की स्पेस को ये रिमूव कर देता है। ओके, ये मैं कल भी लेकर आया था तो ठीक है, फोकस यहीं पे। अब हमने क्या कहा, यूजर ने फॉर एग्जांपल जिस तरह भी वैल्यू को पास किया, यूजर ने इस तरह वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नेम, अब हम फर्स्ट नेम को दोबारा से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आया। अब जब ये ट्रिम हो चुका तो ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग की स्पेस को सारी और एंड की स्पेस को सारी ये रिमूव कर देता है। तो आपके पास अब एज इट इज इस तरह ही उमैर वर्ड आ जाएगा। समझ लगी, स्टार्टिंग की स्पेस और एंडिंग की स्पेस जितनी भी होगी वाइट स्पेस है वो इसको रिमूव कर देगा। क्लियर है, तो इस वजह से हम ट्रिम मेथड को यूज करते हैं। तो यूजर ने जो भी वैल्यू को ऐड किया, ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल यूजर कुछ लिखता ही नहीं है, 1 2 3, उसने सिर्फ ये लिख दिया। अब मैं ऐड यूजर करता हूँ तो वो देखें, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली। ठीक है, हालांकि 3, जी आप सारी ले लें। ओके, वैल्यू आपके पास आ गई, ट्रिम कर दिया उसने, स्टार्टिंग की और एंडिंग की स्पेस सारी रिमूव हो गई। जब रिमूव हो गई तो अब आप उससे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर फर्स्ट नेम की लेंथ 3 से कम है तो नोटिफिकेशन शो कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन स्पेस लेंथ में काउंट होती है ना, तो हमने उसी स्पेस को तो रिमूव किया ट्रिम मेथड से। ठीक है, जब वो रिमूव हो गई तो फिर आपके पास अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 काफी सारी मैंने स्पेस ऐड कर दी, और अब मैंने सिर्फ ए और एच लिख दिया। अब दोबारा से मैंने काफी सारी स्पेस ऐड कर दी, ये अभी भी कंसिडर नहीं करेगा। अब इसने क्या करना है, स्टार्टिंग की सारी स्पेस को रिमूव करेगा, एंड की सारी स्पेस को रिमूव करेगा, और सिर्फ आपके पास ये ए एच रह जाएगा। ऐड यूजर, तो ये देखें, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली। लेकिन जैसे ही मैं ए एच एम लिख देता हूँ साथ में, अब ये 3 कंप्लीट हो रही है। तो ये देखें, अ न्यू यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, तो ट्रिम मेथड जो है वो स्टार्ट की और एंड की स्पेस को रिमूव कर देता है। जी जी, उसको नहीं वो मैनेज करेगा, ये सिर्फ स्टार्ट की और एंड की स्पेस को। ये तो ऐसे है कि आपने यानी कि खुद ही यानी कि लिखा है। उसके बाद ईमेल फॉर्मेट डॉट टेस्ट है। ईमेल फॉर्मेट क्या है, ये देखें, ये आपके पास ईमेल फॉर्मेट है, इसको रिजेक्ट्स पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, रिजेक्ट्स पैटर्न, इसको याद, मैं आपको समझाता हूँ, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये रिजेक्ट पैटर्न जो ये आपको नेट पे ही मिलते हैं, आपने सिर्फ इसको एक बारी अपने कोड में लिखना होता है, उसके बाद आप इसको रीयूज ही बस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एक फॉर्मेट बना हुआ है कि क्या हमारी ईमेल जो है, हमने जो ईमेल को टेस्ट करना है, क्या वो ठीक है या नहीं है। ओके,
CLO, ईमेल फॉर्मेट। सबसे पहले ईमेल फॉर्मेट को देखें। ईमेल फॉर्मेट क्या आ रही है आपके पास? ये ईमेल फॉर्मेट आ रही है। ये आपके पास ईमेल फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। रिजेक्ट्स आपने जो भी लिखा हुआ है, रिजेक्ट्स रिजेक्ट्स REGEX रिजेक्ट्स पैटर्न, ओके। ईमेल फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न है टेस्ट करो, ठीक है। टेस्ट हमने इसमें क्या करना है, क्योंकि ये ईमेल का रिजेक्ट्स है, ईमेल का पैटर्न है, तो हमने इसमें ईमेल को चेक करना है कि क्या यूजर जो ईमेल लिख रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ हारून, क्या ये ईमेल वैलिड है? नहीं है ना। इसने क्या कह दिया? फॉल्स कह दिया, मीन्स कि ये टेस्ट में फेल हो चुका है, ठीक है। एट द रेट, अब क्या ये वैलिड है? इसने अभी भी आपको क्या दिया? फॉल्स। Gmail, अब ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। डॉट है, अभी भी ये फॉल्स है, ये फॉल्स। डॉट सी, अभी भी ये फॉल्स है, क्योंकि डोमेन जो है वो एक वर्ड की नहीं होती है, कम से कम 2 वर्ड की होती है, ठीक है। ये अभी भी फॉल्स है। लेकिन अब अगर आप CO लिखें बस, क्योंकि डॉट को, डॉट PK ये 2 वर्ड की है, तो अब ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। जब तक ईमेल आपकी ठीक नहीं है, जब तक वैलिड नहीं है, तब तक वो आपको फॉल्स दे रहा होगा, ठीक है। जैसे ही टेस्ट में वो पास हो चुका, ट्रू हो गया, ठीक है, ईमेल वैलिड आपकी ठीक हो गई है, तो उसने ट्रू दे देना आपको। जी, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हमने समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बस ये मतलब जावास्क्रिप्ट में ये पैटर्न है। ये मतलब पैटर्न एक लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें A से Z स्मॉल कैपिटल 09 आ सकता है, उसके बाद आपके पास ये अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है, डॉट भी आ सकता है और डैश भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एट द रेट आएगा, फिर उसी तरीके से आपके पास है डोमेन आ गई, फिर उसके बाद आपके पास है दोबारा से ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो बहरहाल ये फॉर्मेट एक पैटर्न लिखा हुआ है। अगर तो ये टेस्ट में मतलब ईमेल आपने ठीक नहीं लिखी तो फॉल्स देगा, और अगर ठीक लिख दी तो ये आपको ट्रू देगा। ये ऐसे नहीं होता कि जो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो उसको टेस्ट करें? वो फिर हम खुद से टेस्ट करते हैं जावा डेटाबेस की मदद से, कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो और चीज़ है। ये सिर्फ ईमेल को ठीक लिखने का पैटर्न ये है कि अगर उसने यूज़र ने ठीक लिख दिया, हमने यानी कि डेटाबेस में स्टोर ही वो करवाना जो वैलिड ईमेल है, ठीक है। ओके, अब ये जो चीज़ है इफ रिटर्न कर दो, अलर्ट कर दो पहले, प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल, और साथ ही यहाँ से रिटर्न कर दो। ये जो हमने कंडीशन लगाई है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी। हमने लिखा है इफ, अगर तो ये ट्रू हो जाए तो ये फिर भी, ये तो ट्रू हो चुका है, लेकिन ये अभी आपको अलर्ट देगा कि प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल। लेकिन अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो अब ये ट्रू हो गया या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो क्या इसके अंदर का ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन हमने तो इसको चलाना है अब, मीन्स कि अगर यूज़र ईमेल ठीक ना लिखे तो फिर ये चले, और अगर वो ठीक लिख दे तो अब ना चले, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमारा जो कोड है वो क्या कर रहा है कि ठीक होने पे वो अलर्ट करेगा और ठीक ना होने पे अंदर नहीं चलेगा। तो हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? नोट लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट लगा दें। तो नोट क्या करता है, फॉल्स को वो ट्रू कर देता है और ट्रू को
फॉल्स कर देता है। तो अब जो ये है, इतना जो कोड है ये आपका है फॉल्स, ठीक है। नॉट ऑपरेटर की मदद से वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, तो उसके अंदर का कोड चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी बस समझाने वाली आप लोगों को। ओके, ईमेल फॉर्मेट, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर भी नोटिफिकेशन शो कर दें। उसके बाद यूज़र का जो डाटा है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम की वैल्यू आ जाए, लास्ट नेम में लास्ट नेम की वैल्यू आ जाए, और आपके पास ईमेल में ईमेल की वैल्यू आ जाए, डेट ऑफ बर्थ में आपके पास डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू आ जाए। ये वेरिएबल है जो यूज़र ने ऊपर हमें वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ रही होगी, और ये हमारी प्रॉपर्टी नेम है। इसमें आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिक आईडी दी जाती है। उसी आईडी की बेस पर हम उसको रीड भी कर सकते हैं सिंगल, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं सिंगल आईडी की बेस पे। इस टाइम आप लोग पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, नादरा के डेटाबेस में एक चीज़ यूनिक है आपकी, कौन सी? आईडी कार्ड नंबर। उस आईडी कार्ड की नंबर की बेस पर ही वो आपका डाटा अपडेट भी कर सकते हैं, सिंगल रीड भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो ऐड करते हैं तो एक यूनिक आईडी नंबर आपको एलोकेट हो जाता है, जो किसी और यूज़र को, किसी और सिटीजन को अवेलेबल हो ही नहीं सकता, लोड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर इस तरह मैनेज हो रही होती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे आईडी गेट रैंडम आईडी एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक हो गया। इस फंक्शन को हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और डेट क्रिएटेड जो है न्यू, अच्छा ये देखें, ये आपको एरर दे रहा है किस चीज़ का? नहीं, नहीं, किस चीज़ का एरर है? नहीं, ये तो प्रॉपर्टी नेम है, यहाँ पे तो कुछ भी लिख दें आप, यहाँ पे शहरयार्ड लिख दें। जी, कोमा नहीं लगाया हमने, ठीक है। यहाँ पर कोमा आएगा तो वो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डेट डॉट गेट टाइम। तो इस तरीके से आपके पास ये डेट क्रिएटेड मीन्स के ये यूज़र जो ये क्रिएट कब हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प आपका बनता होता है। डेट क्रिएटेड, जब कब कभी यूज़र को अपडेट किया जाता है तो डेट अपडेटेड, या फिर आपके पास आ रहा होता है डेट मॉडिफाइड। तो उस टाइम का जो करंट टाइम होता है वो आपके पास आ जाता है। तो उन मिली सेकेंड्स की मदद से आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं उस डेट टाइम के हिसाब से। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है इतना। ये आपका यूज़र ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, एक तरीका ये है इनको लिखने का, एक तरीका, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसमें अगर आप मज़ीद प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं तो यूज़र डॉट आईडी, इस यूज़र में एक प्रॉपर्टी कौन सी ऐड हो जाएगी? आईडी, और आईडी की जो भी वैल्यू आप पास कर रही हैं। उसी तरह उस यूज़र ऑब्जेक्ट में डेट क्रिएटेड एक ऐड हो गया, ये डेट क्रिएटेड, और यूज़र्स में आपने क्या पुश कर दिया? यूज़र को। तो इस तरीके से जितने भी यूज़र्स होंगे वो उस यूज़र्स एरे में आते जाएंगे। तो बहरहाल इसको फिर हम बाकी जो कंटिन्यू होगा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो इसी को दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, और फिर आगे साथ साथ कंटिन्यू कर देंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों की जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके फिर फ़ौरन बाद हम इंशाल्लाह रिएक्ट की तरफ मूव कर देंगे। जी क्लियर है जी। वो ES6 हम रिएक्ट के साथ ही स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरा।